हेलो दोस्तों, मनी टिप्स में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं टाटा मोटर्स का। साथ ही हम टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं गाइस। तो सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी किस फील्ड में ऑपरेट कर रही है। टाटा मोटर्स ग्रुप इज ए लीडिंग ग्लोबल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। इसका मतलब ये जो हो जाता है कि कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऑपरेट कर रही है। अगर आप कंपनी के प्रोडक्ट्स देखोगे, कार्स के अलावा कंपनी स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स, ट्रक्स, बसेस एंड डिफेंस व्हीकल्स भी बनाती है। मतलब जो कंपनी का जो प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है वो पूरा डाइवर्सिफाई है। कंपनी खाली कार्स में ही डिपेंड नहीं है, वो कार्स के साथ साथ ट्रक्स और व्हीकल्स भी बनाती है। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो पूरे इंटरनेशनल मार्केट में है। इंडिया के साथ साथ कंपनी के यूके, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका में प्लांट्स है। इससे हमें पता चलता है कि कंपनी के जो इंटरनेशनल नेटवर्क है वो कितनी स्ट्रांग है। साथ ही अगर आप नीचे देखोगे तो कंपनी जागवार और लैंड रोवर कंपनी को भी ओन करती है। ये किसी भी इंडियन कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाता है दोस्तों, कि कोई इंडियन कंपनी किसी इंटरनेशनल कंपनी को एक्वायर कर लेती है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है टाटा मोटर्स के लिए और टाटा ग्रुप के लिए। तो चलिए एक बार फाइनेंशियल रेशो में भी नज़र डाल लेते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 1,54,140 करोड़। मतलब कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। अगर आप करंट शेयर प्राइस देखोगे कंपनी का तो वो चल रहा है 432 पे। अगर आप पिछले एक साल में हाई टू लो रेशो देखेंगे तो कंपनी ने हाई लगाया 537 का और लो लगाया है 268 का। कंपनी का जो पीई रेशो है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो चल रहा है 134 रुपीज़ पर। इसका मतलब ये हो जाता है कि कंपनी के जितने भी एसेट्स है और कंपनी के जितने भी लाइबिलिटीज़ है, मतलब कंपनी के जितने भी एसेट्स है वो पूरे बेचने के बाद, कंपनी के ऊपर जितना भी कर्जा है, डेप्ट है, वो पूरा चुकाने के बाद पर शेयर बेसिस पे शेयर होल्डर को 134 रुपीज़ मिलेंगे। इसका मतलब ये हो जाता है कि समझ लो आज अपने कंपनी में इन्वेस्ट किया है करंट प्राइस पे 432 पे। अगर एक 2-3 दिन में कंपनी बैंकरप्सी के लिए फाइल करती है तो आपको खाली एक पर शेयर में 134 रुपये ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये जो डिफरेंस है करंट प्राइस और बुक वैल्यू के बीच, ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग की नज़रिए से देखोगे तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। ये एक नेगेटिव साइड हो सकती है कंपनी की। तो आगे देखते हैं हम कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है पिछले साल का वो कितना है। अगर आप देखोगे कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है पिछले साल का वो -22.2% है। मतलब कंपनी के जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स है मार्केट में उस पर अगर पिछले साल का रिटर्न देखोगे तो वो भी निगेटिव में चल रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी धीरे धीरे लॉसेस बुक कर रही है। साथ ही में अगर आप पिछले साल का EBITDA रेशियो देखोगे, अर्निंग बिफोर टैक्स, वो है 27,774 करोड़ का। और अगर आप आगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो वो पूरा 11,000 माइनस में ही चला जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी के जितने भी एक्सपेंसेस है वो टोटल रेवेन्यू से बहुत ज़्यादा है। कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट भी पिछले 5 साल से -0.68 पे चल रहा है। मतलब रिटर्न ऑन एसेट भी माइनस में है। और ओवरऑल जब कंपनी का डेप्ट देखोगे तो वो भी 1,46,000 का कंपनी के ऊपर कर्जा है दोस्तों। तो कंपनी ने ऑल टाइम हाई लगाया है 606 का और ऑल टाइम लो लगाया है 24.1 का। अगर आप कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखोगे लास्ट ईयर का तो वो भी -34.5 रुपीज़ चल रहा है। साथ ही में देखो इंडस्ट्री का पी कितना है दोस्तों, देखिए 149 का पी है इंडस्ट्री का। ये बहुत ही बड़ा पी हो जाता है किसी भी इंडस्ट्री का बोलिए। और कंपनी ने लास्ट ईयर डिविडेंड कुछ भी नहीं दिया है। अगर हम खाली रेशो ही एनालिसिस करते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि कंपनी की कंडीशन कितनी बुरी है। इतना सब होने के बाद भी कंपनी का जो करंट शेयर प्राइस है मार्केट में वो 432 चल रहा है। ऐसा क्यों है, हम आगे देखते हैं। तो आ जाते हैं हम कंपनी के मैक्सिमम चार्ट पर। कंपनी मार्केट में 2006 से ऑपरेट कर रही है। तो देखिए दोस्तों, कंपनी का 2006 से 2009 तक एक पूरा डाउनफॉल है। 2009 से 2015 तक एक पूरा अपसाइड मोमेंटम आया है। और 2016 से 2020 तक एक पूरा डाउनसाइड मोमेंटम और 20 के बाद एक अपसाइड मोमेंटम आया है। अगर आप कंपनी की शेयर प्राइस की ग्रोथ देखोगे तो ये पूरे एक पाथ में नहीं है, वो बहुत ही वोलेटाइल हुए, ऊपर नीचे जाके
कंपनी का प्राइस जो है वोलेटाइल हो रहा है। इससे हमें कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में पता चल जाता है कि कंपनी का मैनेजमेंट कितना बुरा है। ये खाली हम ग्राफ देख के बता सकते हैं। और साथ ही में हमें पता चलता है कि कंपनी के जो मैनेजमेंट की डिसीजन लेने की कैपेसिटी है, या फिर हम बोल सकते हैं कि डिसीजन लेने की जो भी कैपेबिलिटीज़ है कंपनी के मैनेजमेंट में, वो कितनी बुरी है, ये भी हम इस ग्राफ से देख सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम कंपनी के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या रहेंगे। एडवांटेजेस के साइड पर देखोगे तो कंपनी का एक भी एडवांटेजेस नहीं है। अगर आप डिसएडवांटेज के साइड पर देखोगे तो बहुत सारे हैं। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला डिसएडवांटेजेस है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 3.22 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। इसका मतलब ये हो जाता है कि कंपनी की जो भी करंट प्राइस चल रही है, अगर उसको हम बुक वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो वो 3.22 टाइम्स ज़्यादा रहेगी। मतलब कंपनी के जो भी अभी मार्केट में शेयर प्राइस चल रही है वो ओवरबॉट है। अगर आप इन्वेस्ट करते हो कंपनी में तो आपको पता चलेगा कि कंपनी के जो भी शेयर प्राइस चल रही है और कंपनी के जो भी अभी कंडीशन है, अभी आपकी कंडीशन के हिसाब से कंपनी में आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो 3 टाइम्स ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा कंपनी के शेयर के लिए। अगर आपको सिंपल भाषा में बताओ दोस्तों, तो 1 रुपये के लिए आप 3 रुपये, 1 रुपये की चीज़ के लिए आप 3 रुपये पे कर रहे हैं। अगर आप कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखेंगे तो वो भी बहुत लो है। द कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 0.64% पास्ट 5 ईयर्स। अगर आप पिछले 5 साल का ग्रोथ रेट देखोगे कंपनी का, वो भी 0.64 है, ज़्यादा नहीं है। कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ -10.67% फॉर लास्ट 3 ईयर्स। मतलब जितना भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है पिछले 3 साल का, वो भी माइनस में चल रहा है। तो कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है वो भी देख लेते हैं एक बार। अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स DVR, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, फोर्स मोटर्स और इसूजू, ये टाटा मोटर्स के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स है। अगर आप इन सभी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो वो भी टाटा मोटर्स से बहुत कम है। इससे ही पता चलता है कि टाटा मोटर्स एक बहुत ही बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रही है। साथ ही में कंपनी का जो मार्केट का शेयर है, मतलब कंपनी का जो मार्केट में शेयर है वो कितना बड़ा शेयर है, कार सेक्टर में बोलो या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में, इससे पता चलता है कि कितना बड़ा सेक्टर है ये। और साथ में इतने बड़े मार्केट में होने के बाद भी कंपनी लॉसेस क्यों बुक कर रही है, क्योंकि जो कंपनी के जो मैनेजमेंट है और जो कंपनी के मैनेजमेंट वो डिसीजन लेते हैं वो कितने पूरे डिसीजन लेते हैं, इससे हमें ये पता चलता है। तो नीचे आ जाते हैं हम, यहाँ पर है क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो हम क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं देखेंगे दोस्तों, क्योंकि जो क्वार्टरली रिजल्ट होता है हमारा वो खाली 1 साल का होता है। और जब हम वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं तो अगले 4-5 साल के लिए हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो उसके हिसाब से हमें पिछले 4-5 साल का जो भी कंपनी का जो प्रॉफिट है, सेल्स ग्रोथ है, एक्सपेंसेस है, वो देखना पड़ेगा। तो हम क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं देखेंगे, हम सीधा चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर। अगर आप सेल्स देखोगे 2011 से 2022 तक, तो 2011 में सेल्स था 1,22,000 और 2022 में है 2,78,000। पिछले 10 साल का जो सेल्स ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है दोस्तों, अगर आप 2011 से सेल्स ग्रोथ देखोगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा 2012 में सेल्स ग्रोथ है 35.64%, 2013 में घटकर 13.97% हो गया, 2014 में फिर से बढ़कर 23.33% हो गया, 2016 में फिर से घटकर 3.76% हो गया, 2017 में तो माइनस में ही चला गया और 2020 में भी माइनस में चला गया, 2021 में भी माइनस में चला गया और 2022 का देखेंगे तो 11.47% है। इससे पता चलता है कि हमें कंपनी के जो सेल्स है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो कंटिन्यूअस घटती ही जा रही है। कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो नहीं बढ़ रही है। अगर आप कंपनी का एक्सपेंसेस देखोगे तो 2011 में कंपनी का एक्सपेंसेस था 1 लाख करोड़ और अगर 2022 में देखोगे तो वो बढ़कर हो जाता है 2,53 करोड़। इसका मतलब कंपनी के जो भी सेल्स है वो तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहे हैं, लेकिन कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो भी साथ में बढ़ रहे हैं।
एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि अगर आपका सेल्स भी बढ़ता रहेगा और साथ ही में आपके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा रहते जाएंगे तो आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो घटता जाएगा। अगर आप नीचे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो 2011 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था हमारा 16,000 करोड़ और 2022 में हो जाता है 24,000, मतलब 4 या 5 हज़ार करोड़ ही बढ़ाए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर नीचे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं तो 2011 में 14% था, 2012 में घटकर वो 13 हो गया और साथ ही में अगर आगे तक देखोगे आप तो 2019 में 8% हो गया, 2020 में 7 हो गया और 2022 में तो 9% है। मतलब कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी घटता आ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कंपनी के जो अदर इनकम है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, पूरे अदर इनकम भी पूरे माइनस में ही दिख रहे हैं हमको। अदर इनकम के साथ साथ अगर आप कंपनी का इंटरेस्ट देखोगे, जो कंपनी टैक्स पे करती है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता ही जा रहा है। 2011 में 2,385 करोड़ था, वो बढ़कर 2022 में 9,312 करोड़ हो गया है। इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी के जितने भी रेवेन्यू है उससे भी ज़्यादा कंपनी के एक्सपेंसेस है। अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे 2011 से 2018 तक कंपनी प्रॉफिटेबल रही है, अच्छी खासी प्रॉफिटेबल रही है, लेकिन 2018 से 2022 तक देखोगे तो पूरा माइनस में चल रहा है। कंपनी पिछले 3, 4, 5 साल से लॉसेस पे लॉसेस बुक कर रही है। नेट प्रॉफिट का भी वही हाल है। 2011 में नेट प्रॉफिट था हमारा आफ्टर टैक्स 9,000। 2011 से 2018 के बीच कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट में रही है, लेकिन 18 से 2022 तक देखोगे आप तो पिछले 3-4 साल में बहुत बड़े लॉसेस कर रही है कंपनी। अगर आप अर्निंग पर शेयर देखोगे 2011 का तो वो 32.66 रुपीज़ था और अगर 2022 का देखोगे तो -34 रुपीज़ हो गया है। अगर आप डिविडेंड पे आउट देखोगे तो 2011 से 2014 के बीच कंपनी ने डिविडेंड दिया है, लेकिन 2014 से कंपनी ने 2022 तक 1 रुपीज़ का भी डिविडेंड नहीं दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। तो नीचे देख लेते हैं हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। पिछले 10 साल का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो 5% है, मतलब सिर्फ 5% से बढ़ा है। अगर आप आगे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो पिछले 10 साल का तो इधर नहीं दिया है, लेकिन इस ईयर का दिया है -508% है। मतलब ये जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी माइनस में चल रहा है। अगर आप कंपनी का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखोगे तो पिछले 10 साल में सिर्फ खाली 6% बढ़ी है। कंपनी का जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है वो खाली 6% से बढ़ा है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हो 10 साल का, वो भी खाली ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 8% से ही बढ़ा है। अगर आप पिछले 5 साल और पिछले 3 साल का देखते हो तो वो तो पूरा माइनस में ही चला गया और लास्ट ईयर का तो -22 गया है। मतलब लॉन्ग टर्म में भी जो कंपनी के परफॉर्मेंस है, कंपनी का जो भी परफॉर्मेंस है वो भी निगेटिव ही है, बहुत खराब है कंपनी का परफॉर्मेंस अगर लॉन्ग टर्म में देखोगे तो नीचे बैलेंस शीट क्या कहती है वो भी देख लेते हैं एक बार। अगर आप बैलेंस शीट पे नीचे देखोगे बोरोइंग्स का सिंपल मतलब ये हो जाता है कि कंपनी रन करने के लिए कंपनी दूसरे कंपनी से लोन्स लेती है या फिर बैंक से लोन्स लेती है या फिर उधार पैसा लेती है अदर इन्वेस्टमेंट फर्म से। अगर आप 2011 से 2022 तक का जो भी कंपनी का बोरोइंग्स है वो देखोगे तो वो ईयर ऑन ईयर बढ़ता ही जा रहा है। 2011 में देखोगे तो आप 32,000 करोड़ था, वो बढ़कर 2012 में 47,000 हो गया, 2013 में 53, 2014 में 60, 2015 में 73,000 और साथ ही में बढ़कर 2022 में 1,46,000 हो गया है। मतलब कंपनी पिछले 10 साल में देखोगे तो कंपनी बोरोइंग पे ज़्यादा डिपेंड कर रही है, लोन्स ज़्यादा ले रही है कंपनी। और उसी के साथ देखोगे आप अदर लाइबिलिटीज़ भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। 2011 में देखोगे तो 48,000 था, वो सीधा बढ़कर 2022 में 1,39,000 हो गया है। मतलब कंपनी के जो भी लाइबिलिटीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं पिछले 10 साल में। इसका मतलब कंपनी के जितने भी लाइबिलिटीज़ है या फिर कंपनी के जितने भी लोन्स है वो चुकाने के बारे में कंपनी ने 10 साल में एक भी बार सोचा नहीं है। मतलब पिछले 10 साल का देखोगे तो कंपनी ने एक बार भी अपना लोन नहीं चुकाया है।
इससे हमें कंपनी ऑपरेटिंग लेवल पे कितनी खराब ऑपरेट कर रही है ये पता चल जाता है। अगर आप नीचे एसेट के साइड देखोगे, करंट वर्क इन प्रोग्रेस एसेट्स, तो 2011 में जो कंपनी का करंट वर्क इन प्रोग्रेस एसेट था वो 11,000 था और वो सीधा घटकर 2022 में 3,500 हो गया। मतलब कंपनी ने जो भी करंट वर्क इन प्रोग्रेस में एसेट्स है, मतलब कंपनी पिछले 10 साल में जो इनोवेशन पे जो खर्चा कर रही है वो पूरा घट गया है। मतलब कंपनी इनोवेशन पे ध्यान ही नहीं दे रही है अपने। इससे पता चलता है कि कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है वो पूरा प्रॉफिट कंपनी री इन्वेस्ट नहीं कर रही है अपने ही कंपनी में। अगर आप ऊपर देखोगे फिक्स्ड एसेट कंपनी का, तो 2011 में 35,000 था, 2022 में भले ही 1,45,000 हो गए, लेकिन आप कंपनी की जो टोटल लाइबिलिटीज है 2022 में 3,30,000 उससे कंपेयर करोगे तो जितने भी हमारे कंपनी के फिक्स्ड एसेट थे उससे दुगना कंपनी के ऊपर कर्ज है। इसका मतलब ये हो जाता है कि कंपनी अपने पूरे जितने भी फिक्स्ड एसेट है वो पूरे बेच देगी, तब भी वो जितनी लाइबिलिटीज है कंपनी के ऊपर जितना भी कर्जा है वो पूरा नहीं चुकेगा, वो आधा ही कर्जा चुकेगा और आधा कर्जा अभी भी रिमेनिंग रहेगा कंपनी के ऊपर। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। 2022 में देखोगे आप कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो हो जाता है हमारा 14,000 करोड़। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देख लेते हैं -4,000 और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी देख लेते हैं -3,380 करोड़। मतलब कंपनी के पास ऑपरेटिंग लेवल पे जितना भी पैसा आता है वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी चला जाता है। मतलब आधे से ज़्यादा पैसा इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी की जरिए कंपनी से बाहर चला जाता है। अगर आधे से ज़्यादा पैसा कंपनी के बाहर ही चला जाता है तो कंपनी के लिए डे टू डे जो ऑपरेशंस है वो रन करने के लिए जाहिर सी बात है दोस्तों कंपनी को लोन ही लेना पड़ेगा और ये सिलसिला लॉन्ग टर्म में चलता ही रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है कि कंपनी के ऊपर इसके कारण इतना ज़्यादा कर्जा है। कंपनी का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे 2019 से 2022 तक, तो 2019 में कंपनी के प्रमोटर के पास कंपनी का 38.37% स्टेक था और 2022 में बढ़कर 46.40% हो गया है। इसका मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपनी हिस्सेदारी कंपनी में बढ़ाई है ज़्यादा। एक एडवांटेज हो जाता है कंपनी के प्रमोटर्स के हिसाब से देखते हैं हम तो। लेकिन अगर फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स का देखोगे आप तो 2019 से 2022 तक, तो 2019 में 19.51% स्टेक था फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स का, वो घटकर 2022 में 14.45% हो गया है। मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा कंपनी से निकाला है। भले ही 2019 से 2022 तक कंपनी के प्रमोटर्स ने अपना स्टेक भले ही कंपनी में बढ़ाया हो, फिर भी कंपनी लॉसेस क्यों बुक कर रही है। अगर कंपनी लॉसेस बुक कर रही है 3, 4, 5 साल से पिछले, तो फिर कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे मेन रीज़न क्या है वो देख लेते हैं दोस्तों आज हम। इसके पीछे का एक ही रीज़न है दोस्तों, क्योंकि हम जब भी किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो हम कंपनी के फाइनेंशियल्स नहीं देखते, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं देखते, कंपनी का बैलेंस शीट नहीं देखते, कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी हम नहीं देखते। हम खाली बस न्यूज़ के बेसिस पर या फिर किसी बड़े इन्वेस्टर ने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जैसे राकेश झुनझुनवाला हो गए या फिर राधाकिशन दमानी हो गए या फिर विजय केडिया हो गए, उन्होंने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। इसकी वजह से हम भी उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट कर लेते हैं क्योंकि न्यूज़ आती है बाहर। लेकिन आपके भी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, राकेश झुनझुनवाला हो गए, विजय केडिया हो गए या फिर राधाकिशन दमानी हो गए, उनको भी बहुत बड़े बड़े लॉसेस झेलने पड़े हैं अपने शुरुआती पलों में। हम खाली देखते हैं कि मार्केट में न्यूज़ आई है कि राकेश झुनझुनवाला ने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो हम भी उसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि राकेश झुनझुनवाला हो गया और विजय केडिया हो गया या फिर राधाकिशन दमानी हो गए, वो एग्जिट ले लेते हैं उस स्टॉक से। वो कब एग्जिट ले लेते हैं वो हमें पता नहीं रहता और वो कभी मीडिया डिस्क्लोज भी नहीं करती। जो इससे क्या होता है कि जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ही बड़े डेंजर में आ जाता है, ट्रबल में आ जाता है, कंटिन्यूस लॉसेस पे लॉसेस बुक करने लगते हैं वो लोग।
इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो थोड़ी बहुत रिसर्च आपको भी करनी पड़ेगी, तभी आप एक अच्छी वेल्थ बना सकते हो। अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो टाटा मोटर्स के बारे में, तो मैं अभी तो इन्वेस्ट नहीं करूँगा इसमें। हाँ, अगर कंपनी अगले 3-4 साल प्रॉफिट में रहती है, कंटिन्यूस एनुअल ग्रोथ रेट बढ़ता है, कंपनी के सेल्स बढ़ते हैं और ओवरऑल कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में ही रहती है 3-4 साल कंटिन्यूस, तो ये मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचूंगा। लेकिन अभी तो मैं कम्प्लीटली अवॉइड करूंगा इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। और एक बात दोस्तों, कभी भी आप किसी भी कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर प्राइस क्या चल रही है वो देख के कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा। पूरा फाइनेंशियल देख लीजिए एक बार, कंपनी जो रन कर रहा है, कंपनी का मैनेजमेंट कौन सा है, किस तरह से काम करता है, कंपनी का जो मैनेजमेंट के जो डिसीजंस है वो किस तरह के होते हैं, वो एक बार देख लीजिए और तभी आप इन्वेस्ट करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।